हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपोर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी होंगी। वाहिकाएँ क्या हो जाएगा? एक अपवाह है, उसमें बहुत सारी शाखाएँ बट रही है जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएँ न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट है, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? बिल्कुल है, गंगा नदी। क्या आप कभी वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? बिल्कुल गए हैं। क्या यह नदी बारहमासी या अल्पकालिक, केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी है? नहीं, बारहमासी है गंगा नदी। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य दो पाठ्यपुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूरब की ओर क्यों बहती है? वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका एक नदी को दिखाया गया है, पर्वतीय क्षेत्र की एक नदी को दिखाया गया है। मुख्य अपवाह प्रतिरूप। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण है। अमरकंटक पर्वत से कौन कौन सा नदी निकलता है? एक नर्मदा हो गया, नर्मदा नदी और तापी नदी। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे से समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचारक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व बृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। कुछ मैप को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य नदियों को देखते हैं हम लोग। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पे? बोखरचू। बोखरचू के पास, तिब्बत में। ये आपका क्रम वाइज पूछा जाता है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। व्यास नदी। ये व्यास नदी कहाँ है उद्गम इसका? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के पास, व्यास कुंड के पास, कुंड। ये आपका लूनी नदी राजस्थान में, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारा नदी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये कहाँ आकर के मिलती है? ये आपका यहाँ पर मिठानकोट, मिठानकोट के पास। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ये सांगपो नदी आपका यहाँ से निकलती है, मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत के पास से, और ये आपका यहाँ पर
यहाँ पर आकर के इंटर करती है, फिर बांग्लादेश से होते होते ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नामचा बर्मा के पास, नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के पास। कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं इसको। और ये आपका कौन कौन सा, ये आपका यमुना नदी हो गया, गंगा नदी, शारदा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, ये बेतवा नदी, केन नदी, ये नर्मदा नदी और तापी नदी अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है, या ज्वार नदमुख इसको कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? आपका नासिक महाराष्ट्र में। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। महानदी का उद्गम कहाँ होता है? रायपुर जिला में, छत्तीसगढ़ में, सिहावा के निकट। और कौन सा बचा? तुंगभद्रा नदी आपका कर्नाटका में। और आपका क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोगाडू, कर्नाटका में, जिला बरमगिरी। कोगाडू जिला हो गया बरमगिरी के निकट के पास, बरमगिरी पहाड़ी के पास। ये आपका कावेरी नदी कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में, कर्नाटका में और केरल में। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 56% और कर्नाटका में 41% और 3% केरला में। इन तीनों स्टेट में विवाद है ये कावेरी नदी। और महानदी उड़ीसा में पाया जाता है लास्ट में, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। एक और इम्पोर्टेंट है, लूनी नदी के बारे में पूछा जाता है। लूनी नदी अजमेर के पास, राजस्थान, नाग पहाड़ के पास उद्गम होता है। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये पूछा जाता है अरब सागर में कौन कौन सा नदी गिरती है? आप सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियाँ। पेरियार आपका केरल में। जल संभर क्षेत्र का आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। मध्यम नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 44 द्रोणियों हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल है। 3.1 देखें, 3.1 कौन सा है? ये आपका 3.1 को दिखाया गया ये नदी।
आप पाएंगे कि अनेक नदियां का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। हो जाएगी नॉर्थ साइड वाली नदियां सिंधु, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। और क्या हो जाएगा, गंगा यमुना, घाघरा, रामगंगा, कोसी। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। दक्षिण भारत की इन नदियों का भी पहचान कीजिए। दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदी हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा कावेरी, तुंगभद्रा और वैगई। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां इसका अपवाद है और ये अनेक छोटे नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। नर्मदा प्लस तापी ये आपका अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताएं। क्या क्या हो जाएगा, कोंकण से मालाबार, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा और हेमावती। आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोंकण से मालाबार कौन कौन सा नदी तट हो जाएगा, तट नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती। उद्गम के आधार पर प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। भारत के अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल है। ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिपरिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। छिपरिकाएँ क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहते हैं, नदियों की बहुत कम शाखाएं ऊंचे से पानी का गिरना। मतलब ये आपका पानी जो गिर रही है, यहाँ पर ऊपर खाबड़ है, ये आपका पानी बह रही है, उसी को छिपरिकाएँ कहते हैं। और जलप्रपात क्या हो जाएगा, ये पहाड़ है, तो ये पर वहाँ से नदी यहाँ से गिर रही है, इसको जलप्रपात कहते हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, जैसे ये छिपरिकाय को दिखाया गया है। ये आपका नदी हो गया, यहाँ से पत्थर है, इसके ऊपर से पानी गिर रही है। समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का सौरों और बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपर क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है।
इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है? हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गुलाष्म व कोंगलोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई है। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार दिल्ली रीज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ है और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित हुई। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट। कहाँ पे? बोखरचू, ये आपका हो गया सिंधु नदी। तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत, ठीक है। एक हिमनद 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान या शेरमुख। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी देश में बहती हुई यह लद्दाख और बलूचिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। पाकिस्तान में चिल्लस के निकट। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिल जाती है। ये पूछा गया प्रश्न है। काबुल नदी के इसमें मिलती है, ये आपका बीपीएससी 68 में पूछा गया है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां
खुर्रम, तोची, गोमल, वीबोआ और संगर है। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है। सुलेमान श्रेणी कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट, ये आपका मिठानकोट है, पाकिस्तान के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। कहाँ पे? झंग के निकट। वुलर झील कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। ये है मीठा झील है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रभावित होती है। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में खाती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरीके के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। यह हरीके बैराज बांध है सतलज नदी के ऊपर। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ये पूछा जाता है, जहां इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिप किला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। ये इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी। गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूरब की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणमुखी होकर 2 जल वितरिकाओं धाराओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व
अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। ये पूछा जाता है। बाएं तट पे हो गया आपका, बाएं में कौन सा मिलता है, कहाँ चला गया, सोन इसके दाहिने में मिलता है। सोन नदी इसका दाहिने में मिलता है। और बाएं में कौन कौन सा मिल जाएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। कहाँ पे, सागर द्वीप में। इंपोर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा आप लोग, ये पूछा जाता है। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलेगी, अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी को ही काली नदी कहते हैं, काली नदी। और है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सा नदी का संगम होगा, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा का संगम। विष्णु प्रयाग यहाँ भी है तो विष्णु गंगा यहाँ भी है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर देवप्रयाग में क्या, कौन कौन सा नदी, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी का संगम। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अलकनंदा देवों से मिलना मीन्स अपना भाग खुल जाना, तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी हो गया। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलेगा, अलकनंदा नदी प्लस पिंडार नदी का संगम हो जाएगा। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ है सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। नमामि गंगे परियोजना कब स्टार्ट हुआ था, जून 2014 में। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से और जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। यमुना कहाँ से निकलती है, तो बंदरपुर श्रेणी। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। संगम में आपका हो जाएगा, संगम में कौन कौन सा नदी हो जाएगा, गंगा, सरस्वती और यमुना। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिनी तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रींद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अपवाहित है। कौन कौन सा शहर हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा आपका, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और दिल्ली हो जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये हरियाणा हो जाएगा और यूपी हो जाएगा। और ये पूछा जाता है चंबल, सिंध, बेतवा व केन किसकी सहायक नदियां हैं, तो यमुना का है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा
पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवई, माधोपुर और धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? माप चाचुंगो तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और यह अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये पूछा जाता है छपरा में शारदा नदी या घाघरा नदी या काली गंगा। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनती है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। भ्रंश घाटी ये हो गया आपका दो पहाड़ों के बीच नदी का बहना, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। पराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देश्य परियोजना में वश में कर लिया है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिमी में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। सोन नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है। ये पूछा जाता है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा 7755 मीटर के निकट एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती हुई एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती है और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहंग और धनसरी दक्षिण है,
जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोश है। ये पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी में। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। नोट करके लिखिएगा आप लोग। बिहार का शोक हो गया, बिहार का शोक किसको बोलेंगे? कोसी नदी, कोसी नदी को बोलेंगे। और बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसको बोलेंगे? दामोदर नदी को। और असम का शोक किसको बोलेंगे हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों को पौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी घाट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा, तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। आपका पश्चिम से पूरब। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? भ्रंश घाटी हो गया आपका ये एक दो पहाड़ है, दो पर्वतों के बीच खाई नुमा संरचना है। ये दो पर्वतों के बीच खाई नुमा संरचना है, उसको हम लोग कहेंगे भ्रंश घाटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आपका नॉर्थ में क्या है? आपका विंध्य है। एक मिनट, अच्छे से करते हैं हम लोग। अरे यार क्या हो गया? ये आपका भ्रंश घाटी हो गया। ये बीच वाली नदियाँ, ये किसके किसके बीच पाई जाती है? नर्मदा नदी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा। सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी है और सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच कौन सा नदी पाई जाती है? ताप्ती नदी, तापी नदी। ये पूछा जाता प्रश्न है। तो ये आपका दो पर्वतों के बीच खाईनुमा संरचना, उसको भ्रंश घाटी हो गया। और विंध्य सतपुड़ा के बीच नर्मदा और सतपुड़ा अजंता के बीच तापी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल की तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यता सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। प्रायद्वीप नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में तथा 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। ये पूछा जाता है। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसका मार्ग के नीचे भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजमुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बहुत डेल्टा का निर्माण करती है। राजमुंदरी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम कहाँ है? तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा पूर्वी दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीप नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख नदियां हैं। पूछा जाता है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की है। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटका में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों 1341 मीटर से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है क्योंकि इसके ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 21% भाग कर्नाटका में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां काबिनी, भवानी और अमरावती है। कावेरी नदी का विवाद भी होता है। कावेरी नदी का विवाद कहाँ कहाँ होता है? कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु में। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यही मैंने समझाया था, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल श्रेणी और आपका सतपुड़ा श्रेणी, ये आपका नॉर्थ हो गया। ये विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा के बीच आपका नर्मदा नदी बहती है। और धुआंधार जलप्रपात आपका किसके ऊपर है? तो आपका नर्मदा नदी। ये भी पूछा जाता है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर। ज्वारनद मुख और एस्चुरी भी बोलते हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा, यह आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। तापी पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है।
अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक एक पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ। ये आपका अमरकंटक, अमरकंटक छत्तीसगढ़, ये नदियाँ बहती है, ये नदियाँ बहती है। ये आपका पश्चिम में अरब सागर में मिल जाती है। पश्चिम में अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और एक पूछा जाता है प्रश्न, पूरब में महानदी अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण दिशा में गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। ये इंपॉर्टेंट है। और एक है तेल नदी। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। ये पूछा जाता प्रश्न है। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियां प्रति वर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। 12 मासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 में। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? बिल्कुल बनाई गई है। कौन सा है आपका? केन बेतवा लिंक परियोजना। सबसे पहला कौन सा था आपका? दामोदर घाटी परियोजना। कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में। पूछा जाता है। और एक प्रश्न है, नदियों की द्रोणियों को जोड़ने वाली सबसे पहले किसने किया था? सर ऑर्थर कॉटन ने। कब? 1858 में। अंतर्देशीय नौवहन के लिए भारत की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था इसके द्वारा, सर आर्थर कॉटन। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीप नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें व एक लेख तैयार करें। नदी
जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम देते हैं? पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पेरियार, ये कहाँ है आपका? पेरियार डाइवर्जन योजना केरला में, पेरियार नदी के ऊपर। इंदिरा गांधी नहर योजना राजस्थान। सतलज नदी, ये पूछा जाता है, सतलज नदी प्लस ब्यास नदी। कुर्नूल कुडप्पा नहर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतु वन जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद। ये फेमस है, कावेरी नदी जल विवाद हमेशा होता है कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के बीच। मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। नदियां प्रदूषित क्यों है? क्या आपने शहर के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाटी नदी किनारे हैं और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषित मुक्त कैसे किया जा सकता है? नमामि गंगे के द्वारा। नमामि गंगे, क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्र करें व इसकी सामग्री को एक लेख रूप में व्यवस्थित करें। कीजिएगा आप लोग। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर। कोसी नदी हो गया बिहार का, बिहार का शोक। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत की सबसे बड़ी है? किसकी है? गंगा की। क्या हो गया? गंगा की। 2525 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। ये आपका भ्रंश घाटी समझाया था मैंने। विंध्य और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी मतलब भाग खुल गया। देव को देख करके मेरा भाग खुल गया। अलकनंदा व भागीरथी, देव प्रयाग। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स वो लोग भी जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।